नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2014 से पहले और उसके बाद भी कुछ वर्षों तक जिन राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को अरविंद केजरीवाल कोसते रहते थे, भ्रष्ट बताते रहते थे, जिनकी जगह वो जेल में होने की बात करते थे और ये भी बयान देते थे कि इनके पार्लियामेंट में रहते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून बनाना संभव नहीं है। उन्हीं सारे नेताओं, उन्हीं सारे दलों के बीच में अगर खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हीं के हाथ ऊपर करके अगर साथ होने का एक सीन बना रहे हैं पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए, तो इसे आप क्या कहेंगे? आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो यही है, झूठ की, फरेब की, इतनी घटिया राजनीति और इतना भ्रष्टाचार करने वाला इस देश में शायद ही कोई दूसरा नेता अब तक हुआ हो जैसा अरविंद केजरीवाल है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि समय समय पर इस आदमी ने किस किस तरह की बातें की हैं, किस किस तरह के झूठ बोले हैं, कैसा फरेब किया है, कितनी निचले स्तर की बयानबाजी की है, घटिया स्तर पर जाकर के इस देश के प्रधानमंत्री तक को इन्होंने कायर, मनोरोगी और पता नहीं क्या-क्या बकवास की है उनके बारे में। अरविंद केजरीवाल की उम्र क्या होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 73 साल के हैं, एक बुजुर्ग हैं, एक अनुभवी हैं, राष्ट्र को समर्पित हैं, दिन रात काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के विकास में या इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में? लेकिन जिस तरीके से प्याज की तरह एक एक छिलका उतरा है, उसने तो इनके चेहरे के सारे नकाब नोच करके फेंक दिए हैं। मैं खास तौर से आज इसलिए इन पर ये बातचीत कर रहा हूं क्योंकि इनके एक और करीबी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ये कहा कि साहब, ये जो ईडी है ये रात को 10 बजे के बाद मुझे कहीं लेकर के जाना चाहती है, ले जाती है। अगर मेरा एनकाउंटर हो गया तो कौन जवाबदेह होगा? तो ये जो नौबत आ रही है, ये जो एनकाउंटर की बात की जा रही है, एक्चुअल में तो अगर किसी का सही मायने में राजनीतिक एनकाउंटर हुआ है या इस समय प्रक्रिया में है, यानी हो रहा है, तो वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो संजय सिंह नहीं है, वो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन नहीं है या दूसरे लोग नहीं हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। कौन से हवा के घोड़े पर सवार होकर के ये व्यक्ति आया, इसने किस तरह मीडिया को मैनेज किया, कितने बड़े बड़े हवा महल बनाए, किन किन अपने साथियों का सीढ़ी के तरह इस्तेमाल किया और जब ऊपर छत पर पहुंच गए तो उस सीढ़ी में लात मार करके उसको नीचे गिरा दिया। कैसे कैसे ख्वाब इन्होंने देखे और पूरे करने की जल्दबाजी में इन्होंने क्या क्या गलत हथकंडे अपनाए,
इन्हीं के सारे वो संघर्ष के साथी बता चुके हैं, अभी भी बताते हैं। एक वीडियो सुनते हैं इनका, आपकी समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये किस तरह के व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो, और चाहे हमारा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का या हमारे सरकार में कोई करे, किसी भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। किसी भ्रष्टाचार से कतई समझौता नहीं हुआ हो, चाहे शीला दीक्षित ने किया हो, कांग्रेस वालों ने किया हो, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया हो, या हमारे ही दल के किसी मंत्री ने या नेता ने किया हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो आपने इनके बयान सुने होंगे। इतना ईमानदार और इतना बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री तो पूरी दुनिया में नहीं है। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, ऐसा शिक्षा मंत्री, ऐसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री तो पूरी दुनिया में नहीं है। हमने सबके कागज चेक कर लिए हैं और किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, किसी के यहाँ से चवन्नी भी नहीं मिली है। पहले क्या कहते थे, चुनाव जीतने के लिए, पब्लिक को झांसे में लेने के लिए, इसी को फरेब कहते हैं। आपका चेहरा कुछ है, आप करते कुछ हैं, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, उनको फ्री फ्री का करके झांसे में लीजिए, उनके वोट लीजिए और उसके बाद जो मनमानी आप कर सकते हैं जरा करिए। भ्रष्टाचार पर इन्होंने कई बार विधानसभा में भी इसी तरह के बयान दिए हैं, सुनिए जरा। गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा। देश के साथ गद्दारी कर, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप देश के गद्दार हैं। कितनी फाइलें खुल चुकी हैं अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और सतर्कता विभाग में उन फाइलों का पुलिंदा है। अब तो कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, इनके शीश महल की भी जांच अब सीबीआई कर रही है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी या तो सतर्कता विभाग जांच कर रहा है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसमें ये कभी अधिकारी हुआ करते थे अपनी पत्नी के साथ। क्या थे, क्या दावे किए थे और क्या निकले हैं, इसी को कहते हैं झूठ की, फरेब की और भ्रष्ट राजनीति, घटिया राजनीति। किस किस तरह के बयान इन्होंने नहीं दिए, किस किस तरह की महत्वाकांक्षाएं इन्होंने नहीं पाली। 2014 में याद है ना, वाराणसी में जाकर के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्होंने चुनाव में ताल ठोकी थी, हारे थे। और अकेले ये नहीं हारे थे, उस समय तो योगेंद्र यादव से लेकर के तमाम लोग इनके साथ थे। 434 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 417 की जमानत जब्त हो गई थी। पीएम पर टारगेट करते थे, सेना पर सवाल उठाते थे, एलजी से पंगा लेते थे। तीनों, नजीब जंग हो, अनिल बैजल हो या वीके सक्सेना हो, किसी भी एलजी को इन्होंने चैन से बैठने नहीं दिया। जो अधिकार इनके नहीं, इनकी सरकार के नहीं, उन अधिकारों को हड़पने के लिए इन्होंने सड़कों पर भी, मीडिया में भी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक में भी हर तरह की लड़ाइयां, रोजाना झगड़े, रोजाना खबरों में, रोजाना सुर्खियों में।
इस देश में 30 से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई इतना मीडिया उनको तवज्जो देता है, उनको कवरेज देता है जितना अरविंद केजरीवाल को। तो ये क्या जादू है? जादू है पैसे का। मीडिया हाउसेस को विज्ञापन दीजिए। बहुत डिटेल जानकारी आई थी, अलग अलग सालों में कितने कितने 100 करोड़ रुपया इन्होंने केवल विज्ञापनों पर फूंकने के लिए बजट एलोकेट किया है। पिछले दिनों तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछ भी लिया था, ये जो रैपिड एक्स बन रही है दिल्ली से मेरठ तक, उसमें जो दिल्ली का हिस्सा है उसके लिए ये 450 करोड़ रुपया रिलीज नहीं कर रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि जो जनता की सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, विज्ञापनों पर फूंकने के लिए आपके पास पैसा है 1100 करोड़ रुपया। तो अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते रहे हैं, मीडिया को मैनेज करके किस तरह का तमाशा करते रहे हैं, कैसे सुर्खियां बटोरते रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहे दिल्ली के बाहर भी। और उसी का नतीजा था कि बाद में पंजाब में सरकार बनाई, वरना पंजाब में इनकी कौन सी सेवाएं थी, इनकी कौन सी पार्टी थी, कौन सा संगठन था। गुजरात में जाके चुनाव लड़ गए, अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ते हैं केवल इसलिए कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की कला आती है और मीडिया भी इनकी ताल पर डांस करता है, क्योंकि ये उनको पुजापा चढ़ाते हैं विज्ञापनों के रूप में, राज्य सरकारों के विज्ञापनों के रूप में। अब तो हालत ये है कि मीडिया को धमकाना भी शुरू कर दिया। शुरू में तो जब कोई इनके इंटरव्यू लेने जाता था तो ये सामान्य पत्रकार को भी सर कह करके बात करते थे। शुरू के इनके वीडियो इंटरव्यू के आप निकाल करके देख लीजिए। लेकिन अब तो दुस्साहस की पराकाष्ठा है। जिस टाइम्स नाउ नव भारत ने इनके शीश महल पर हुए खर्चे का भंडाफोड़ किया था कि 43-44 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया इन्होंने रिनोवेशन के नाम पर, और बाद में सही फिगर आई कि ये 43-44 करोड़ नहीं है, ये है फिगर 54 करोड़ की। बाद में कांग्रेस ने तो कहा कि नहीं, ये तो 171 करोड़ का मामला है, क्योंकि वहां से कई अफसरों के घरों को भी ढहवा दिया गया था और फिर उनको कहीं दूसरी जगहों पर बसाया गया या फ्लैट आवंटित किए गए या घर आवंटित किए गए। लेकिन अब सीबीआई जांच कर रही है, पता लग जाएगा कि ये 54 करोड़ के का मामला है या 171 करोड़ का है। लेकिन उसके बाद पंजाब में जबकि रिपोर्टर का और उसके कैमरा पर्सन का कोई कसूर भी नहीं था, ड्राइवर भी कोई और था उनकी गाड़ी का, उनकी गाड़ी से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ और टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर को इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, ताकि मीडिया में एक मैसेज चला जाए कि अगर मेरे खिलाफ आप लोग जबान खोलेंगे, अगर मेरे कच्चे चिट्ठे पब्लिक के सामने लेकर के आएंगे, तो मैं आपको उठा करके जेल में भी डलवा सकता हूं। मेरे पास अब पंजाब पुलिस है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते रहे और एक एक करके इनके कई साथी अंदर जाते रहे। ये कैसे कट्टर ईमानदार हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर जा रहे हैं? और झूठ देखिए, आप जरा देखिए, नई आबकारी नीति ये लेकर के आए। क्या किया इन्होंने नई आबकारी नीति में? जो सरकारी ठेके थे उनको आउट कर दिया, खत्म कर दिया, और जो बड़े खिलाड़ी थे, शराब कारोबारी थे, उनके हाथों में पूरी तरीके से शराब की बिक्री सौंप दी। कितना बड़ा खेल था ये। और क्या कहते थे एक जमाने में, जरा एक इनका वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कहते थे ये। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए।
सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेंगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। और खुद क्या किया बाद में? मनीष सिसोदिया को तो अंदर भिजवा दिया। अभी संजय सिंह अंदर जाने की प्रक्रिया में है। अमानतुल्लाह खां के यहां भी ईडी की रेड हो गई है। इसके बाद अमानतुल्लाह खां का भी नंबर आएगा। सर जी कब तक बचे रहेंगे? इनके जो गुरु, जिनको आगे करके इन्होंने पब्लिक को जोड़ा था दिल्ली में 2011 में, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला करके उस हवा पर सवार होकर के राजनीतिक पार्टी बनाई और सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे, वो अन्ना हजारे चुप्पी साध करके बैठ गए हैं क्योंकि बोलने के लायक नहीं बचे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया, क्या जवाब दिया उन्होंने? पूरी हुई नहीं, उसके बारे में तो आप उनको पूछना है, हमें उसके बारे में जाना है नहीं। ये कीचड़ में क्यों जाना है? कीचड़ बताने लगे हैं अब अरविंद केजरीवाल को। अन्ना हजारे को जरा देर से अकल आई। एक और इनके पुराने साथी जो बहुत गहरे घाव खाए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे संघर्ष के साथियों को इन्होंने लात मार करके अपनी पार्टी से बाहर किया। जिससे भी इनको खतरा लगा कि वो आगे चल करके मेरे लिए चुनौती बन सकता है, उन सबको इन्होंने निकाल बाहर किया और बेइज्जत करके बाहर किया। ये योगेंद्र यादव तो खैर बाद में जुड़े थे इनके साथ। प्रशांत भूषण हो, प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण हो, एक ब्रिगेडियर दास आए थे जिनको इन्होंने इंटरनल लोकपाल बना करके रखा था। एक गांधी थे, बहुत सारे लोग, आशुतोष, एक और आशीष खैतान और कुमार विश्वास, लंबी लाइन है, आनंद कुमार, बहुत सारे लोगों की ऐसी सूची मेरे पास है जिन्होंने इनका साथ दिया संघर्ष में। उनकी सीढ़ी बनाई इन्होंने, सबका यूज किया और सबको निकाल बाहर किया। कुमार विश्वास एक किस्सा बता रहे हैं कि जब हमारी लड़ाइयां शुरू हो गई तो एक बार डिनर पर हम इनके घर गए। वहां पर कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई जरा सुन लीजिए, और किस तरीके से बातें हुई और कितना अहंकार पावर का अरविंद केजरीवाल को हो गया था। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है कि विधानसभा में खड़े होकर के ये एलजी को गाली देते हुए कहें कि ये एलजी कौन होता है, कहां से आया ये एलजी, दिल्ली के मालिक तो हम हैं। दिल्ली का मालिक बताते हैं खुद को। कुमार विश्वास की जबान से सुन लीजिए क्या बातें हुई थी इनके बीच में। पहले तो नहीं होता था, शुरू से सुनिए। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में अब? पहले तो नहीं होता था, किसी भी बात पे आंदोलन करते थे तब भी नहीं होता था, पार्टी बनाई तब भी नहीं होता था, पहली सरकार आई तब भी नहीं होता था। अभी ऐसा क्यों होने लगा है कि हमारे विचार अलग अलग होने लगे हैं और इतना बढ़ने लगा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो उसने मुझसे पूछा कि तू बता क्यों होने लगा है। तो मैंने उसको कहा ऐसे जैसे ये रखा है, ऐसे मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने मोबाइल उठा के ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के पास ताकत है, तो तुमने ये चीज उठा ली और ये कह दी है कि नहीं देते, मेरी है ताकत है। तो वो खाना खाते खाते बोला यही समझ ले। तो मेरी पत्नी जो है वो खीर खा रही थी, उसकी चम्मच आधे रास्ते में रह गई, उसकी वाइफ भी सामने बैठी थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भैया
ताकत, पर ताकत तो सदा नहीं रहती। तो उसने खाते खाते बोला, पर भाभी जी अभी तो है। जैसे उसने बोलने की कोशिश की मेरी पत्नी, मैंने कहा शांत, शट अप, कोई बात नहीं, खाओ खीर खाओ, बहुत सही कह रहे हो तुम। और इस आदमी ने ताकत में के मद में चूर होकर के क्या क्या किया है, इसलिए मैंने आज ये शीर्षक लगाया है और ये बात की है कि इन्होंने जो जो किया है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, अपने साथियों के साथ जो किया है, और जिस तरीके से ये लोग अब जेल जा रहे हैं, ये किसकी वजह से जेल जा रहे हैं, किसकी महत्वाकांक्षा की वजह का परिणाम ये भुगत रहे हैं। जेल के हवालात में, बैरकों में इनकी जिनकी रातें बीत रही हैं, जिनके परिवार वाले परेशान हैं, और वो भी उस समय तो मजा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल के मंत्री बने थे ना, उनके सहयात्री बने थे ना। अब वो जेल में मजा ले रहे हैं। उनको अकेले में समझ में आता होगा कि किस तरह इनका मिसयूज किया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो एक दिन भरता है, और जिस तरीके से बहुत सारे मामलों की इस समय जांच चल रही है, रियल में अगर किसी का राजनीतिक एनकाउंटर इस समय हो रहा है और होने वाला है, वो अरविंद केजरीवाल ही है। ये बच नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत देर सवेर हो सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे कर्मकांड कर चुके हैं कि 100% इनकी जेल यात्रा तय है, बच नहीं सकते। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।